बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रिएजेंट के नाम पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और थियोनाइल क्लोराइड का कॉन्सेप्ट, और उसी पे बेस्ड हम लोगों ने एक रिएक्शन डील किया था जो नेमिंग रिएक्शन था कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। आज नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के ही डेरिवेटिव्स का एक और नेमिंग रिएक्शन पढ़ते हैं, और वो नेमिंग रिएक्शन है बोराडीन हुन्स डीकर रिएक्शन। देखिए, दो बातें पहले ही जान लीजिए। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसमें फ्री रेडिकल जनरेट होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होंगे या फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिलीज हो जाना। माइनस बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबस्ट्रेट से रिलीज हो गई है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, साथ में डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। इसमें जो हम लोग सबस्ट्रेट लेंगे ना, वो सबस्ट्रेट होगा हमारा अक्सर सिल्वर के साल्ट लिए जाते हैं। सिल्वर साल्ट से क्या मुराद है तो आप समझिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, अगर यहां O के साथ H लगा देते तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता। H को रिप्लेस कर दिया गया है सिल्वर से, तो एक तरह से ये मेटेलिक कार्बोक्सिलिक एसिड है या एस्टर है, जहां ऑक्सीजन पे ऊपर नेगेटिव चार्ज और मेटल पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसी को हम लोग कह रहे हैं सिल्वर का कार्बोक्सिलिक एसिड या सिंपल एसिड या साल्ट। इस बात का खास ख्याल रखना है आपको कि ये जो R है हमारा अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको होना क्या चाहिए वो बता रहा हूं मैं, लेस एस्टेरिक हिंड्रेंस। लेस एस्टेरिक हिंड्रेंस, बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं होना चाहिए। वो आपको आगे समझ में आएगा क्यों। तो पहले कंडीशन सारी जान लीजिए कि ये जो R है वो लेस एस्टेरिक हिंड्रेंस है। लेस एस्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है 1 डिग्री प्रीफरेबल है, 1 डिग्री में सबसे आसानी से रिएक्शन हो जाएगा। यानी अगर मैं रेट की बात करूं यहीं पर इस रिएक्शन के, तो रेट का ऑर्डर आएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। यानी जैसे जैसे R बल्कि होता चला जाएगा इसका रेट डिक्रीज करता चला जाएगा, मुश्किल से रिएक्शन होंगे। तो R ज़्यादा बल्कि नहीं होना चाहिए, यह आपको बाद में जब मैकेनिज्म पे आएंगे तब समझाएंगे। अब देखो, नेक्स्ट है हमारा रिएजेंट। तो सिल्वर के साल्ट पर ब्रोमीन का रिएक्शन कराते हैं, और ब्रोमीन होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ब्रोमीन वाटर में भी हो सकता है, ब्रोमीन अल्कोहल में हो सकता है, ब्रोमीन एसिड में हो सकता है, वो सब आगे हम लोग देखेंगे। तो ब्रोमीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है बेटा, लेकिन CCl4 के प्रेजेंस में ब्रोमीन उतना रिएक्टिव नहीं होता है। तो आपको ब्रोमीन लेना है लेस रिएक्टिव वाला, कि थोड़ा स्लो प्रोसेस में रिएक्शन करे, डायरेक्ट ना करे। तो बहरहाल ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो अब अगर हम लोग देखें कि प्रोडक्ट क्या बना,
तो प्रोडक्ट हमारा बनता है, इन जनरल अगर मैं बात करूं तो RCl या RBr, ब्रोमीन लिया है तो Br, यानी फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से अल्काइल ब्रोमाइड कहो या इन जनरल हेलाइड कहो। तो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो डील किया था नेमिंग रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड वहाँ होता था, यहाँ H रखते थे कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसमें अल्फ़ा पोजीशन पे हेलोजन ही जोड़ा था हमने। यहाँ पर भी आपको हेलोजन जोड़ना है, लेकिन आप एक समझे कॉन्सेप्ट लगाएं, अल्फ़ा पोजीशन के ही आसपास हम लगा रहे हैं। अल्फ़ा पोजीशन किसको कह रहे हैं? इसको। यहाँ पर अगर मैं बहुत सारे कार्बन रखूँ, 4-5 कार्बन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन से जो जुड़ा हुआ कार्बन है, दैट इज अल्फा कार्बन, उसी पे जुड़ना है ये Br आकर। तो इसका मतलब अल्फा ही पर अब हम ऐड कर रहे हैं, मगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कराकर। तो बहुत कनेक्शन है एक दूसरे के रिएक्शंस में। तो ये बिल्कुल मिलता जुलता रिएक्शन हो गया HVZ वाला, हेल्वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। उसमें बार बार बता रहा हूं मैं, होता क्या है, उसमें अल्फा पोजीशन पर जाकर हेलोजन जुड़ता है। यहां पर भी अल्फा पोजीशन पे जुड़ता है, लेकिन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। तो पहले तो मैं एक शॉर्टकट बता देता हूं रिएक्शन का, जो डायरेक्ट आप देखें कि रिएक्शन कैसे होता है, बाद में हम मैकेनिज्म पे आएंगे। तो इसका देखो शॉर्टकट ये है कि RC डबल बॉन्डेड O, सिंगल बॉन्डेड O और सिल्वर, ये हमारा सबस्ट्रेट था। इस पर हमने रिएक्शन कराया ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 को रिफ्लेक्स भी कहते हैं। अब देखो होगा क्या, हमें मालूम है बहुत अच्छे से कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये टूट जाएगा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड है, ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक हो गया तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव चीज़, और मैं कह रहा हूँ CO2 गैस को रिलीज कराना है। इसीलिए इस रिएक्शन के शुरू में ही लिख दिया फ्री रेडिकल के साथ साथ डीकार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब रिमूव, कार्बोक्सिलेशन आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को समझे। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो रिलीज हो गई, और ये एक Ag जो है वो Br के साथ चला गया, तो AgBr बना देगा। दूसरा Br बच गया, वो मजबूरी में इसी R पर आएगा। तो पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है, और सिल्वर ब्रोमाइड बन जाता है, साथ में अल्काइल हेलाइड। ये हमारा। तो अगर आप डायरेक्ट रिएक्शन देखें तो काफ़ी आसान है। डायरेक्ट रिएक्शन में कुछ करना ही नहीं है। तो मैं 1-2 क्वेश्चन को डायरेक्ट ले लेता हूँ, उसके बाद हम वापस आएंगे मैकेनिज्म पर। तो इतनी बातें आप जाने, बोराडीन हुंस-डीकर रिएक्शन में आपको मेटेलिक साल्ट लेने हैं, जिसको आप मेटेलिक ईस्टर भी कहेंगे। उसमें जो R होगा हमारा वो लेस बल्की ग्रुप होना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। वो बाद में बताऊंगा मैं आपको, लेस जब मैकेनिज्म पे आएंगे तब, और इस पर बेस्ड एक IIT का क्वेश्चन भी करेंगे आज हम। फिलहाल अब आप समझें, CH3 CH2 COOAg, ये हमारा कोई सबस्ट्रेट है। इस पर हम लोगों ने ब्रोमीन का रिएक्शन करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। वहां पर क्या होता था याद कीजिए, हेल्वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन में पहली बात, यहाँ मेटल नहीं होता था, H होता था। उस H की वजह से इस फंक्शनल ग्रुप का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता था। वहाँ हम ब्रोमीन के साथ रेड फास्फोरस भी लेते थे, ब्रोमीन को एक्सेस में लेते थे। उसके बाद एक्सेस में लेने के बाद हम लोग हाइड्रोलिसिस करते थे, तो हाइड्रोलिसिस के बाद सिंपली यहीं पर आकर ब्रोमीन जुड़ जाता था। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, CH3 CH2, यहाँ से हाइड्रोजन हटा नहीं है, बल्कि यही पार्ट हटा है और यहीं पर आकर ब्रोमीन जुड़ गया। दिस इज द प्रोडक्ट। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गया, साथ में AgBr। तो प्रोडक्ट बहुत आसानी से बन गया। चलो एक रिएक्शन और देखते हैं, क्या ये एरोमेटिक में हो सकता है क्या? ये बेंजीन रिंग है,
फिर से बता रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पर H होता, रेड फास्फोरस होता, हाइड्रोलिसिस होता, दिस इज आवर अल्फा पोजीशन, यहाँ से H निकलता, ब्रोमीन जुड़ जाता। मैंने यही तो कहा था हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन में कि अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है अल्फा हेलोजन से, लेकिन यहाँ पर ना तो H है, H को रिप्लेस किया गया है मेटल से, और रेड फास्फोरस नहीं है, ब्रोमीन बहुत ज़्यादा एक्सेस में भी नहीं है, और हाइड्रोलिसिस भी नहीं करवाया गया है। तो क्या होगा, कुछ नहीं, अल्फा ही कार्बन आपको लेना है, और इसी कार्बन पर आपको इस वक्त देखो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन रहेंगे, साथ में ब्रोमीन लाकर जोड़ देना है। हटाया क्या, ये पूरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसी वजह से तो इसका नाम था डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, क्योंकि एज अ साइड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। तो ये तो हम लोगों ने शुरू में शॉर्टकट मेथड से देख लिया। अगर हमें कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है तो अब हम लोग आ जाएंगे मैकेनिज्म पर, और मैकेनिज्म पर ही सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वैसे नीट के लिए अगर आप ध्यान दें तो इतना ही कॉन्सेप्ट काफ़ी है। हुन्स-डीकर रिएक्शन में अक्सर जो सवाल पूछा जाता है वो सीधा सीधा यही आता है कि आपको करना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करा देना है, और उसके बाद लगे हुए कार्बन पर हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो अब हम लोग आते हैं मैकेनिज्म लेवल पर, समझेंगे बात को। हमारे पास सबस्ट्रेट जो था वो ये है, और इसका रिएक्शन करवाया गया है ब्रोमीन से, जो कि Br2 है। मैं बताऊं सबसे पहले क्या होता है कि ये वाला पार्ट आयोनाइज हो जाता है, CCl4 के प्रेजेंस में ये आयन में टूट जाता है, तो Ag+ अलग हो गया और ये पार्ट अलग हो गया। और ब्रोमीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड बनाकर स्टेबल होते हैं, साथ में ब्रोमीन के पास 3 लोन पेयर, इस ब्रोमीन के पास भी 3 है। ब्रोमीन का ऑक्टेट पूरा है, ऑक्टेट पूरा है तो अब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा इस वैकेंट ऑर्बिटल को। जब ये इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो ये कन्वर्ट कुछ ऐसा हो जाएगा, AgBr Br, इस पे आ जाएगा बेटा प्लस चार्ज। जैसे ही इस पे प्लस चार्ज आएगा, अब यहाँ एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा इस तरीके से, और फाइनली एक प्रोडक्ट तो आपको मिल गया AgBr, और यहाँ पर Br पे प्लस चार्ज वैकेंट ऑर्बिटल। तो एक जो हम लोग साइड प्रोडक्ट बनाते थे, याद करो AgBr, वो तो फॉर्म हो गया, दिस इज वन ऑफ द साइड प्रोडक्ट, सिंपली आप इसको लिखें AgBr। सबसे पहले तो ये मिल गया आपको। अब देखो यहीं पे समझो हुआ क्या होगा, ये निगेटिव वाला यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन को दे दिया होगा, तो पहले स्टेप पर RC डबल बॉन्डेड O सिंगल बॉन्डेड O और ब्रोमीन आकर बॉन्ड बनाया होगा। तो सबसे पहले ये होता है। तो इस पूरे बात को समझना बड़ा आसान था। यहाँ पर आयनिक बॉन्ड था वो आयोनाइज हो गया, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, जो ब्रोमीन आपने इस्तेमाल किया है वो अपना एक लोन पेयर देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इस कोऑर्डिनेट को वापस सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसने दिया, इस पे प्लस, इसने लिया, इस पर माइनस, पहले से था प्लस, माइनस प्लस न्यूट्रल। जैसे ही पॉजिटिव आया, अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव हो गया, बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा न्यूट्रल। तो AgBr तो एक साइड प्रोडक्ट मिल गया, साथ में यहाँ पर एक कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। ये क्या करेगा भाई, इस ऑक्सीजन से ले लेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड बना लेगा। तो ये पहला स्टेप हो गया। अब देखते हैं यहाँ से, पहला स्टेप बहुत आसान है, और वहाँ पर भी अगर आप देखते, मैं साथ साथ कंपेयर कर रहा हूँ और आपको याद भी दिला रहा हूँ कि हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन में क्या हुआ था। तो वहाँ पर पहले फास्फोरस ब्रोमीन के साथ
PBr5 बनाता था, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड, और वो क्या करता था, इस ऑक्सीजन को तोड़कर यहीं पर एसिड हैलाइड बना देता था पहले स्टेप पर। एक्सेस में होने की वजह से वो दोबारा टॉटोमेरिज्म करके अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन को जोड़ देता था, यानी ब्रोमीन दोनों जगह था, एसिड हैलाइड के फॉर्म में भी और अल्फा पर भी। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करते थे, ब्रोमीन निकाल के कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते थे। तो वो बेटा उसका पूरा मैकेनिज्म हो गया था। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आपको हाइड्रोलिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो AgBr आपने बनाया है वो येलो कलर का प्रिसिपिटेट होता है, यानी प्रिसिपिटेशन हो चुका है। AgBr जो बना है एक साइड प्रोडक्ट, वो प्रिसिपिटेट करेगा। यहां पर क्या होगा वो ध्यान से सुनना। जब कभी भी ऑक्सीजन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और हेलोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या लोन पेयर रिपल्सन होगा? भाई इस लोन पेयर में अच्छा खासा रिपल्सन है, यानी आप नोट करें यहां पर मैं LP लिख देता हूं, मीन्स लोन पेयर रिपल्सन। इस रिपल्सन की वजह से ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है ये इलोंगेटेड हो जाता है। और आपको बताया गया है जैसे PCl5 में एक्सियल वाला इलोंगेटेड हो गया था, तो हल्का सा हीट मिलने पर क्या हुआ कि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हुआ और इलेक्ट्रोफाइल न जनरेट होकर फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा। ज़्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं, कहते हैं ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव खींचेगा और ब्रोमीन को प्लस बना देगा। नहीं, यहाँ पर ब्रोमीन प्लस नहीं बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा कि इलोंगेशन होगा। और वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था पहले स्टेप पर, मैं अगर लिखूँ साइड में AgBr एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो थोड़ी बहुत हीट निकली है वो हीट होमोलिटिक बॉन्ड फिजन करा देगा। यही बॉन्ड क्यों टूटा? लोन पेयर रिपल्सन बहुत ज्यादा है बेटा। इनमें लोन पेयर रिपल्सन होने की वजह से ये इलोंगेटेड हो गया था, वरना सिंगल बॉन्ड ये भी है, ये ब्रेक नहीं कर रहा है अभी। पहले ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद होमोलिटिक फिजन के बाद अब आप देखें आपको क्या इंटरमीडिएट मिला। ये इंटरमीडिएट मिला, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल आ गया, इसीलिए इसको कहते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। लेकिन अभी भी इसका RDS नहीं है। ये सब रिएक्शन बहुत फास्ट आते हैं, तुरंत आयोनाइज होगा, तुरंत रिएक्शन करके पहला स्टेप कर देगा, वहां पे जैसे ही प्रिसिपिटेट बनेगा, दिस इज अ येलो कलर प्रिसिपिटेट, यही हीट हल्का सा जनरेट करेगा, उस हीट की वजह से यहाँ बॉन्ड टूट जाएगा और फिर रेडिकल जनरेट हो जाएंगे। तीसरा स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, यही RDS है हमारा, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब देखो क्या होगा, यहाँ रेजोनेंस होगा बेटा। रेजोनेंस कैसे होता है वो सुनिए। ये वाला यहाँ मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, यानी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन के बाद जो फ्री रेडिकल बना है ये एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहाँ पर, और यह वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ। थोड़ी देर बाद बताऊंगा ये क्यों नहीं टूटा। रेजोनेंस हो रहा है तो चाहिए था ये यहाँ टूट जाए, ये यहाँ टूट जाए, पाई बॉन्ड टूट जाए, R ना टूटे। लेकिन मैंने कहा ना यही तो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं है। तो दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मीन्स स्लोएस्ट स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप। तो आप देखो इस स्टेप में हुआ क्या, तो मैं थोड़ा यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या हुआ। तो आपको R पे मिला एक डॉट, साथ में कार्बन पे मिला एक डॉट, यहाँ जो बॉन्ड टूटा फ्री रेडिकल आपको पता है, साथ में ऑक्सीजन, ये यहाँ आकर एक बॉन्ड बना रहा है एक्चुअली। तो इसका मतलब दिस इज CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसी स्टेप पे निकला है, रिलीज हुआ है, जिसका नाम RDS था। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई
और साथ में आपका एक फ्री रेडिकल बन गया R डॉट। अब देखो लास्ट स्टेप है वो क्या होगा कि इस R पे ब्रोमीन आकर जुड़ेगा, क्योंकि यहां पर एक फ्री रेडिकल ये है, एक फ्री रेडिकल ये है, तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन बोथ फ्री रेडिकल शेयर देयर ऑड इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। ये है हमारा रिएक्शन। तो ये है पूरा मैकेनिज्म। तो ये याद रखिएगा, आरडीएस में मैं क्या कर रहा हूं, जब भी ये हमारा सबस्ट्रेट होगा मैं आर पे यानी कार्बन डाइऑक्साइड के ठीक बराबर में जो कार्बन होगा उस पर डॉट लगाऊंगा, उस पर डॉट लगाऊंगा बेटा। तो खैर ये तो मैंने बना दिया, लेकिन मुझे चूंकि समझाना है इसलिए अब मैं क्या करता हूं वो ध्यान से सुनो। मैं इस आर को रिप्लेस कर देता हूं बेटा, जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम लोग कोई भी अल्काइल ग्रुप मान सकते थे, लेकिन हमने मान लिया CH3CH2, 2 कार्बन मान लो ले लिया, तो ठीक है भाई, पहले स्टेप तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिस इज CH3, दिस इज CH2। दिस इज CH3, दिस इज CH2। सो CH3 CH2 again CH3 CH2, और यहाँ जो हमारा फ्री रेडिकल बन रहा है वो बन रहा है CH3 CH2 पे डॉट। तो आप देखें जहां कार्बन डाइऑक्साइड है उससे ही जुड़ा हुआ कार्बन पे डॉट आया फ्री रेडिकल, और ये ब्रोमीन के साथ अटैक करेगा और ब्रोमीन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ब्रोमीन चूंकि बल्की ग्रुप है, इसीलिए कहा जाता है कि यहां पर ये वाला जल्दी से अटैक करेगा, फास्ट रिएक्शन है, रेट फास्ट होगा बेटा, तुरंत रिएक्शन। अब जरा खुद से सोचो कि अगर हम इसकी जगह पर मान लो कुछ इस तरह का सबस्ट्रेट लेते, यानी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हम यहां H को रिप्लेस कर देते मिथाइल ग्रुप से, यानी 3 डिग्री मिथाइल ले लेते। यही कार्बन पे फ्री रेडिकल होना है, क्योंकि यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस से जुड़ा हुआ है बेटा। अब मैं पूरे को एडिट नहीं कर रहा हूँ टाइम बर्बाद करने के लिए, बस आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि देखो यही कार्बन था, इसी पर आपने 3 डिग्री बना दिया, दिस इज 3 डिग्री, क्योंकि ये अल्फा कार्बन 3 डिग्री है बेटा, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, ये तो फंक्शनल ग्रुप है। तो हम लोग इसको मान लो टर्सरी बोल रहे हैं, 3 डिग्री, तो ऐसा कुछ बनेगा। अब इस पर अगर ब्रोमीन अगर अपना आएगा ऑड इलेक्ट्रॉन लेकर और बॉन्ड बना लेगा, तो आपको पता है ब्रोमीन एक बल्की ग्रुप है, और साथ में ये जो साइड चेन आपको दिख रहा है ये भी बल्की ग्रुप है। और सही से अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से आते हैं बेटा, तो ये वाला जो कार्बन है ये sp3 कार्बन है, यानी टेट्राहेड्रल बनाएगा। टेट्राहेड्रल का मतलब सारे जगह बॉन्ड एंगल बराबर होंगे। तो यहाँ पर जो रिपल्सन लग रहा है इस मिथाइल की जगह, वो बहुत ज़्यादा रिपल्सन लग रहा है। बहुत ज़्यादा रिपल्सन लगने की वजह से ये बॉन्ड और ज़्यादा इलोंगेटेड हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और चांसेस है कि शायद ये फॉर्मेशन ना हो। अब ये फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा, वो हम आगे जब क्वेश्चन को डील करेंगे तब बताएंगे कि क्या हो सकता है। तो आप ये बात मान कर चलें कि ये ग्रुप लेस बल्की ग्रुप होना चाहिए बेटा। दिस इज लेस बल्की ग्रुप। लेस बल्की ग्रुप इसलिए होना चाहिए क्योंकि ब्रोमीन जो खुद एक बल्की ग्रुप है, वो जब आए तो वो आराम से बॉन्ड फॉर्म कर सके और स्टेबल बॉन्ड फॉर्म कर सके इस कार्बन के साथ। इसीलिए डिग्री जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो एक तो ये बात हो गई कि लेस क्राउडेड होना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है, या आसानी से होता है या फास्ट होता है। पहली बात तो ये हो गई। चलो अब दूसरी बात सुनो। दूसरी बात ये थी कि मैंने ये कहा कि यहाँ पर जब ये वाला आया तो यार ये वाला हमने बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक किया। तो ज़रा मैं इधर सोचता हूँ, ज़रा ऐसा क्यों नहीं किया। मेरे पास R था,
C था, डबल बॉन्डेड O था और O पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन था। मैंने ये कहा कि अगर ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, तो क्या दिक्कत है? तो ज़रा बात को समझने की कोशिश करना क्या बनता है। लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि ये पाई बॉन्ड क्यों नहीं टूटा। मैं बता रहा हूँ, तोड़ कर, चलो ब्रेक कर दो। यहाँ तो बेटा डबल बॉन्ड बना दोगे, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक आएगा, शेयरिंग कर लेगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड टूट चुका है, इस टूटने की वजह से इस पे आ गया डॉट। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो ऐसा करते हैं, इस डॉट को यहीं पे रहने देते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन और इस कार्बन पे डॉट ले आते हैं बेटा। अब क्या ये दोनों डॉट आपस में बॉन्ड बना लेगा? चलो बॉन्ड बना लेगा। क्या यही चीज आपको मिल गई? तो केमिस्ट्री में जब भी आपको सेम चीज मिल जाए कि पहले भी वही चीज था, दोबारा भी आपने बॉन्ड ब्रेक करके वही चीज बना ली, तो कहते हैं कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं हुआ। क्योंकि रिएक्शन का मतलब होता है चेंजेस। जब तक कुछ भी चेंजेस ना हो तब तक हम लोग कहेंगे रिएक्शन नहीं हुआ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं गया। आपने हालांकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन आप फर्क कैसे करेंगे इन दोनों में? दोनों सेम का सेम बन रहा है। इसीलिए बेटा यहां पर यह पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है। जब भी कभी ब्रेक हो या कंफ्यूजन हो, बना लो, कंफ्यूजन खत्म। अब जाहिर सी बात है, जब ये पाई बॉन्ड नहीं टूटेगा तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचा? यही सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करने का। पाई बॉन्ड होता तो इसका नाम आरडीएस नहीं होता, क्योंकि पाई बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाता है बेटा। आरडीएस क्यों कहा है? क्योंकि पाई बॉन्ड तो ब्रेक कर नहीं रहा है, पाई बॉन्ड ब्रेक करने से कोई फायदा हो नहीं रहा है, ये तो वही का वही रह रहा है। इसीलिए वो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करता है, और सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करने में टाइम लगता है, इसीलिए उसका नाम आरडीएस है। और ये पूरा स्टेप फ्री रेडिकल है, इसीलिए इसका नाम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। और इसी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ है, इसलिए इसको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें तीन बातें इंपॉर्टेंट है बेटा। एक तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल वाला ही आरडीएस है। दूसरा इंपॉर्टेंट डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालो, कार्बन डाइऑक्साइड निकालोगे फ्री रेडिकल बनाओगे, और लेस क्राउडेड होना चाहिए, तभी आकर एक ब्रोमीन जुड़ेगा। तो ये है पूरी बातचीत। अब देखो जो क्वेश्चन आया था, या जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं तुमसे, वो क्या है? क्वेश्चन ये आया था कि वो आपको 4 सबस्ट्रेट देगा और वो बोलेगा कहाँ पर ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन सबसे कम हुआ है, या कम अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ है। यानी मैं ऑर्डर ही पूछ लेता हूं, व्हाट इज द order of percentage yield of bromine substitution in boradine हुन्स-डीकर रिएक्शन। ये 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि ब्रोमीन का जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो परसेंटेज यील्ड यानी प्रोडक्ट जो हमारा आएगा ब्रोमीन सब्स्टिट्यूटेड वाला, वो कहाँ ज़्यादा आएगा कहाँ कम आएगा।
हम लोग ऑर्डर की भी बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग ऑर्डर की बात कर सकते हैं। जब मैकेनिज्म जान गए तो हम लोग किसी भी लेवल पे जा सकते हैं बेटा। तो ये है सवाल। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि आप इंटरमीडिएट बनाएंगे आरडीएस वाला। तो आरडीएस तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो जाएगी, आरडीएस पे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ये तो पहले ही स्टेप पे AgBr चला गया था। यहाँ पर आरडीएस के बाद कुछ ये बनेगा फ्री रेडिकल, और इसी पे ब्रोमीन आकर अटैक करेगा बेटा। याद आ रहा है पहले स्टेप पर क्या बता रहा था मैं, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, आयोनाइज हो गया, ये Ag चला गया Br के साथ, वो Br आकर यहाँ जुड़ा। उसके बाद क्या हुआ, रिपल्सन हुआ ब्रोमीन और इस ऑक्सीजन में, रिपल्सन की वजह से होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हुआ है, यहाँ पे आया डॉट, इसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, यहाँ आ गया डॉट। और पहले जो यहाँ रिपल्सन हुआ था और ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना था, वो ब्रोमीन आकर अटैक मारेगा। अगर ब्रोमीन आकर बेटा अटैक मार दिया, अगर ब्रोमीन आकर अटैक मार दिया तो हमारे पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी जो है साइड प्रोडक्ट बनाने की, ऐसा नहीं कि हमेशा यही बनेगा, ठीक है, हुर्स-डीकर रिएक्शन ये कहलाता है, ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन, इसलिए इसका नाम बोरामाइन हुर्स-डीकर रिएक्शन है। लेकिन अगर हम लोग दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें तो यस देयर इज अ सेकेंड पॉसिबिलिटी ऑल्सो। अगर ब्रोमीन जुड़ना मुश्किल है, कभी कभी ऐसा बताया था मैंने कि ब्रोमीन जुड़ना मुश्किल है बेटा, बल्कि ग्रुप आ गया है, तो ब्रोमीन अगर जुड़ना मुश्किल है तो क्या होगा वो समझो अब यहाँ पर कि ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि फ्री रेडिकल स्टेबल नहीं होते हैं। तो ये क्या करेगा, तो ये अपने नेक्स्ट कार्बन को कहेगा कि तुम फ्री रेडिकल बन जाओ, और नेक्स्ट कार्बन क्या कर सकता है, वापस इस बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक कर देगा। होमोलिटिकली ब्रेक करने के बाद क्या होगा कि यहां डॉट आएगा, ये डॉट इस डॉट के साथ मिलकर एक अल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। तो साइड प्रोडक्ट याद रखिएगा, यहां अल्कीन भी बनता है, और ये H जो गया है वो उस ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके HBr बना देगा। H बहुत छोटा ग्रुप है तो वो ब्रोमीन के साथ आराम से बॉन्ड बना सकता है, तो एक साइड प्रोडक्ट HBr बन सकता है यहां। तो अगर ये ज्यादा बना तो जाहिर सी बात इसका परसेंटेज कम होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों में कंपटीशन है। ब्रोमीन आ जाए तो H नहीं जाएगा, ये फ्री रेडिकल स्टेबल हो जाएगा। अगर ब्रोमीन आना मुश्किल है तो जाहिर सी बात है ये कार्बन खुद को फ्री रेडिकल बना के और दोबारा दोनों बॉन्ड बनाकर अल्कीन बना लेगा। अब ब्रोमीन की आने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ परसेंटेज यील्ड इसका बताना बेटा, इसका परसेंटेज यील्ड ज़्यादा बनेगा। तो इसको कैसे देखते हैं, तो इसको देखते हैं बेटा, ये जो हमने फ्री रेडिकल बनाया है इस वक्त, यहाँ 2 डिग्री है ना, इसको 2 डिग्री कहेंगे, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ 2 कार्बन है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो ये 2 डिग्री है इंटरमीडिएट हमारा। अब चलो नेक्स्ट इंटरमीडिएट देख लो जल्दी से। क्या हम लोग यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हटा देंगे, ये है हमारा बेंजीन रिंग, और इस कार्बन पे आया है फ्री रेडिकल, दिस कार्बन इज फ्री रेडिकल। अच्छा, ये फ्री रेडिकल जो है वो इस कार्बन से बॉन्ड नहीं हटाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्डेड है। अगर आप गौर से देखें तो दीज आर द डबल बॉन्डेड कार्बन, और ये रेजोनेंस कर रहा है। तो अब यहाँ पर तो एक ही चॉइस बचता है, वो ये बचता है कि यहाँ आकर ब्रोमीन लग जाए, और ये वैसे भी 1 डिग्री है, ये वैसे भी 1 डिग्री है बेटा। 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया बताओ, 1 डिग्री का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आसानी से ब्रोमीन आकर जुड़ सकता है, और ये वाला जो है वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा दे देगा, यहाँ साइड प्रोडक्ट बनने के चांसेस कम। तो सबसे ज़्यादा ब्रोमीन का कह सकते हैं यहीं पे आएगा, परसेंटेज यील्ड सबसे ज़्यादा ब्रोमीन का यहीं पे होगा अभी तक के हिसाब से। तो ये हमारे पास ब्रोमीन का सबसे ज़्यादा। अब बताओ इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ बड़ा फेमस रिएक्शन है। तो आप देखो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज, AgBr निकल गया, यहाँ पे एक डॉट आ गया, इधर एक डॉट आ गया। क्या सेम कंडीशन यहाँ है, अगली बार कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकलेगा, AgBr अलग, और फिर यहाँ पर डॉट, सेम इन्वायरमेंट दोनों तरफ है। तो मैंने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ठीक बाद वाला कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड के ठीक बाद वाले कार्बन पे डॉट लगा देंगे। इन दोनों डॉट को अगर आपस में आप मिला दो तो ये बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा बेटा। ये बेंजीन के स्ट्रक्चर से, बेंजीन के बहुत सारे स्ट्रक्चर दिए गए थे, तो ये भी बेंजीन का एक स्ट्रक्चर है कि इन दोनों को मिला दो।
या फिर बेंजीन बनाने का दूसरा तरीका सुनो क्या है। दूसरा तरीका ये है बेटा कि वापस से ये होमोलिटिक बॉन्ड फिजन करवाएगा इसके रिस्पेक्ट में। जैसे ही होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हुआ, यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, अब क्या होगा, ये दोनों डॉट आपस में मिलके एक पाई बॉन्ड, ये दोनों डॉट आपस में मिलकर दिस इज बेंजीन। यानी यहाँ पे तो ब्रोमीन के जुड़ने के चांसेस ही नहीं है। बहुत कम चांसेस है कि ब्रोमीन यहाँ और यहाँ जुड़े, बहुत कम चांसेस है बेटा, क्योंकि ये बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो जब दोनों जगह कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो निकल जाएगा और एक ही स्ट्रक्चर में अगर आपको दो जगह फ्री रेडिकल मिल रहा है तो वो रेजोनेंस करके खुद एक एरोमेटिक कंपाउंड बना लेगा, यानी ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा ही नहीं। यहाँ सिर्फ अल्कीन वाली बात हो रही है, तो ये एक तरह का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे तो ब्रोमीन जुड़ा ही नहीं। अब आते हैं बेटा इसमें, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कराओगे, इस कार्बन पे आ जाएगा डॉट, ये कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, एक कार्बन, 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो ये कितना डिग्री तुमको दिख रहा है, ये तुमको दिख रहा है 1 2 डिग्री, दिस इज अगेन 2 डिग्री, दिस इज अगेन 2 डिग्री, ये आपको 2 डिग्री दिख रहा है। बट बल्किनेस यहाँ पे ज़्यादा है कंपेयर टू दिस, यहाँ पे उतना बल्किनेस नहीं है जितना बल्किनेस यहाँ पर है। तो अब बताओ यहाँ पर होने के क्या चांसेस हैं। तो यहाँ पे होने के चांसेस 2 हैं फिर से। पहला चांसेस ये है इसी में ब्रोमीन आकर लग जाए, बल्किनेस ग्रुप। अच्छा दूसरा तरीका क्या है बेटा, दूसरा तरीका क्या है वो सुनो। दूसरा तरीका ये है कि इस कार्बन से या तो हाइड्रोजन चला जाए बॉन्ड बना ले, या इस कार्बन से चला जाए। हालांकि स्ट्रक्चर अगर नहीं दिया होता, फॉर्मूला दिया होता तो फिर इसको 2 सोचते, एक सिस फॉर्म एक ट्रांसफॉर्म। खैर बहरहाल तो ये तो आप जानते हैं, इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। और ये अल्कीन चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है कि इसे हम लोग कहते हैं सेडजफ अल्कीन, और इसे कहते हैं हॉफमैन अल्कीन जो लेस स्टेबल होता है। खैर तो ये बनने के चांसेस है। मुझे तो ऑर्डर लिखना था ब्रोमीन के सब्स्टिट्यूशन का, तो ब्रोमीन कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूट हुआ, पहले में हुआ, दूसरे में हुआ, चौथे में हुआ, यानी तीसरे में नहीं हुआ। तो ब्रोमीन का सबसे कम सब्स्टिट्यूशन सी में, सबसे कम है ही नहीं, ब्रोमीन का नो सब्स्टिट्यूशन। सबसे ज्यादा कहाँ, यहां ही 100% ब्रोमीन आया है, तो बी में सबसे ज्यादा। अब सवाल उठा ए में और डी में कहाँ ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है। तो भाई ए में ज़्यादा है क्योंकि ए में बल्किनेस कम है, सीधा सीधी यहाँ आएगा, ये साइक्लिक है, देखो दोनों का दोनों दूर है बेटा। यहाँ पर क्या है, बल्किनेस थोड़ा ज़्यादा हो गया, यहाँ भी ग्रुप है, यहाँ भी ग्रुप है, तो जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उतना बल्किनेस होगा, बल्किनेस की वजह से ब्रोमीन का जुड़ना मुश्किल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ ए और डी में, ए में ब्रोमीन आसानी से, डी में ब्रोमीन मुश्किल से। बहरहाल ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा गया था आईआईटी में। आईआईटी में क्वेश्चन आया था लेस, आपको बताना है सबसे कम कहाँ पे चांस है ब्रोमीन के जुड़ने का। तो ऑप्शन था सी, करेक्ट आंसर इज सी। अगर इसी को चेंज करके कभी पूछ दे कि सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ हैं, तो बी, बी में सबसे ज़्यादा और सबसे कम चांसेस है सी में। तो ये इस तरीके से आर वाले कॉन्सेप्ट पर, या मैकेनिज्म चूँकि जानते हैं तो उस पर हम लोगों ने डील कर लिया। तो इस तरीके से हमारा एक ये नेमिंग रिएक्शन हो गया। अब आते हैं हम लोग, चूँकि बात फ्री रेडिकल रिएक्शन की चल रही है तो मैं एक रिएक्शन आपको और बता देता हूँ, और वो भी बहुत फेमस रिएक्शन है, नाम है सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन डाइजोनियम साल्ट पे आपको पढ़ाया गया था बहुत सारे रिएक्शन। तो डाईएजोटिएशन रिएक्शंस के बाद डाइजोनियम साल्ट बनता है, उस डाइजोनियम साल्ट पे हम लोग क्यूपरस का क्लोराइड, ब्रोमाइड या साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं। बहुत फेमस रिएक्शन है, परसेंटेज यील्ड 80% आता है। एक और था गटरमैन रिएक्शन, वहाँ पे परसेंटेज यील्ड 40% होता है, वहाँ कॉपर के पाउडर लिए जाते हैं। ये रिएक्शन मैं क्यों बता रहा हूँ वो आपको समझाता हूँ। हालांकि ये बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं,
फिर भी मैं आपसे बात कर ले रहा हूं सैंड मेयर्स रिएक्शन। थोड़ी देर बाद में बात करूंगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर। शुरू में जो चीज़ लिखता हूं वो तो बहुत आसान है। अगर हम सबस्ट्रेट की बात करें बेटा तो सबस्ट्रेट हमारा है डाइएज़ोनियम साल्ट। इसको हम लोग, ये एक तरह से बेंजीन रिंग है, उसके बाद N2 है, किसी एक N पे प्लस किसी एक क्लोरीन पे माइनस। मैं दिखला भी देता हूँ पूरा स्ट्रक्चर बनाकर कि वो कौन सा N है जिस पर प्लस चार्ज है। तो देखो नाइट्रोजन जो ट्रिपल बॉन्डेड होगा इसी पे प्लस चार्ज होगा और यहीं पर क्लोरीन होगा। इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल होगा। ये नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है इसीलिए प्लस चार्ज आया। इनके बीच में ये जो आप देख रहे हो ये एक आयनिक इंटरेक्शन है, आयनिक बॉन्ड है बेटा। पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा। 3 बॉन्ड बनाता है अपने न्यूट्रल स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे यानी आयोनाइजेशन करेंगे तब वहाँ पर 4 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि वो कार्बन जैसा बनता है। ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने अच्छे से डील किया है। बल्कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जब रेगुलर क्लासेस चल रही थी आपकी तो मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस डाइएज़ोसिएशन प्रोसेस में पढ़ाया था कि किस तरह से नाइट्रोबेंजीन पहले कन्वर्ट हुआ है SnHCl के प्रेजेंस में एनिलीन में, फिर एनिलीन पे NaNO2HCl का रिएक्शन कराया है, उसके बाद हमने डाइज़ोनियम साल्ट बनाया है। पूरा मैकेनिज्म डील हो चुका है। तो ये स्टार्ट हो रहा है डाइज़ोनियम साल्ट से ये रिएक्शन। डाइज़ोनियम साल्ट पर जो रिएजेंट हमें लेना है वो रिएजेंट है, इसको क्यूपरस कहते हैं। इस तरह से कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1, कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड भी बताया था मैंने लिखने का तरीका। दिस इज कॉल्ड क्यूपरस। इसके साथ आप क्लोराइड ले लीजिए, इसके साथ आप ब्रोमाइड ले लीजिए या इसके साथ आप साइनाइड ले लीजिए। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है CuCl, CuBr या CuCl। इन सब में याद रखिएगा क्यूपरस का मतलब हो गया कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ +1 है। कॉपर अपने +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है इस रिएक्शन के दरमियान। अब यहाँ पर अगर मैं मैकेनिज्म में बात करूँगा तो इन दिस रिएक्शन एक तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही हो जाएगा कि कॉपर पहले +1 से जाता है +2 में, तो ऐसा लगता है कि ऑक्सीडेशन हुआ। ये कॉपर के बारे में बता रहे हैं, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से +2 जाता है। उसके बाद कॉपर का दोबारा से इसी रिएक्शन के दरमियान में +2 से वापस +1 आता है, तो रिडक्शन। यानी ये एक तरह से कैटलिस्ट का काम करता है, यानी क्यूपरस से क्यूपरिक, फिर क्यूपरिक से क्यूपरस। तो ये याद रखिएगा, +1 से +2 फिर +2 से +1, वो मैकेनिज्म में आपको दिख जाएगा। तो एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये हो गई कि यहाँ जो कॉपर है वो अपना एट द एंड ऑफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर मेंटेन रखेगा। +1 से शुरू हुआ है, +1 पर जाकर ख़त्म हुआ है। दूसरी बात, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, तो बेटा ये है N2Cl, ठीक है। यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज, शॉर्ट में से लिखते हैं N2Cl। स्ट्रक्चर में आपको बता दिया गया है 2 N होगा, जिस N पे प्लस चार्ज है उसी पर Cl- का आयनिक इंट्रैक्शन है। अब इसमें रिएक्शन डिपेंड करता है, आप अगर आपने क्यूपरस क्लोराइड लिया, क्यूपरस ब्रोमाइड लिया और क्यूपरस साइनाइड लिया। अब ज़रा समझिए, यहाँ पर दिक्कत आती है समझने में CuCl के साथ। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है, लेकिन मैंने बताया देखो कैसे होगा। तो पहले तो ये समझ लो
कि यहाँ से क्लोरीन निकलता है, नाइट्रोजन गैस निकलता है, दोनों निकलता है। मैं बोल रहा हूँ क्लोरीन निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है, नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन गैस बन गया बेटा, और जो क्लोरीन निकला वो कॉपर से जाकर लगा, और साथ में ये वाला क्लोरीन आकर लग गया बेंजीन से, तो क्लोरोबेंजीन मिल गया। अगर आपको ये रिएक्शन का पैटर्न समझ में आया तो अब आप ये बता सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन निकलेगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगा। जब तक क्लोरीन नहीं निकलेगा नाइट्रोजन गैस नहीं निकलेगा, ये याद रखना। जब तक क्लोरीन नहीं निकलेगा तब तक ये नाइट्रोजन गैस नहीं निकलेगा। वजह ये है कि क्लोरीन जैसे ही जाएगा N पर प्लस चार्ज अपीयर हो जाएगा, N पर जैसे ही प्लस चार्ज अपीयर हो जाएगा, अभी तो इस प्लस चार्ज को काउंटर किया हुआ है ये माइनस, माइनस प्लस मिलके न्यूट्रल है, ये पूरा डायजोनियम साल्ट एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। लेकिन जैसे ही क्लोरीन बेटा निकला N पे आ गया प्लस चार्ज, जैसे ही N पे प्लस चार्ज आ गया ये हो गया ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव, ये बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, खुद को न्यूट्रल बना लेगा। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हेलोजन, दीज आर द बेस्ट लिविंग ग्रुप, आराम से लिव कर जाएंगे। तो क्लोरीन भी निकला, उसके बाद नाइट्रोजन गैस निकला, क्लोरीन निकला, नाइट्रोजन गैस निकला, बदले में क्लोरीन आया। यहाँ पर भी क्लोरीन निकला, नाइट्रोजन गैस निकला, बदले में ब्रोमीन आया। सो दिस इज ब्रोमोबेंजीन। क्या निकला, नाइट्रोजन निकला। अच्छा, यहाँ से जो क्लोरीन निकला वो कॉपर के साथ चला गया और ये बना लिया CuCl। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये कैटलिस्ट होगा, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर इसका कांस्टेंट रहता है, मगर ये चेंज हो रहा है, CuBr से ये CuCl बन रहा है। लास्ट बात समझो, लास्ट बात ये है कि अब यहाँ से क्लोरीन निकला, नाइट्रोजन गैस निकला, नाइट्रोजन गैस तो निकला मतलब न्यूट्रल है, क्लोरीन आकर जुड़ेगा Cu से और उसके बाद Cn आकर जुड़ेगा। और जो ये क्लोरीन गया है वो कॉपर के साथ। तो रिएक्शन कुल मिलाकर है आसान, अगर आप समझ लें तो। जैसे वहाँ मैंने बताया था इससे ठीक पहले वाले रिएक्शन में, हुंस-डीकर रिएक्शन में, कि यार कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल दो, सिल्वर निकाल दो, हेलोजन को लाके जोड़ दो। वैसे ही बोल रहा हूँ, हेलोजन निकाल दो, नाइट्रोजन गैस, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस था बेटा, यहाँ हेलोजन गैस है। वहाँ पे सिल्वर निकाला करते थे क्योंकि वहाँ सिल्वर एज अ सबस्ट्रेट में पाया जाता था, यहाँ क्लोरीन पाया जा रहा है। क्लोरीन निकालो, नाइट्रोजन गैस निकालो, हेलोजन को लाके लगा दो। यहाँ पे काम कौन कर रहा है, क्यूप्रस, बॉन्ड को ब्रेक व्रेक कराने में। तो ये बहरहाल रिएक्शन है, और रिएक्शन है बड़ा इम्पॉर्टेंट। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है तो वो सुनी जाए। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 2014 से पहले तक इस रिएक्शन का मैकेनिज्म किसी और तरीके से बताया जाता था, लेकिन 2014 में एक रिसर्च हुआ, उस रिसर्च से पता ये चला कि इसके इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को बताया जा रहा है, और ये रिएक्शन 2014 के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सैंड मेयर रिएक्शन किसको फॉलो करता है, तो आप बताइएगा इट इज़ ऑल्सो अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यानी इसका भी जो RDS होगा वो फ्री रेडिकल होगा। 2014 से पहले की अगर आपको कोई किताब मिले, कोई नोट्स मिले, तो फ्री रेडिकल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन 2014 के बाद अगर टीचर अपडेटेड हैं तो वो आपको ज़रूर बताएंगे इट इज़ अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कैसे है, इसीलिए मैं इसके मैकेनिज्म पे आ रहा हूँ। सिंपली तो शॉर्टकट में ऐसे बता ही दिया, बट इसका मैकेनिज्म होता कैसे है और कहाँ पे RDS होगा वो एक्सप्लेन करेगा कि ये क्यों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। और ये 2014 के बाद प्रपोज किया गया है मैकेनिज्म। मान लो मैंने यहाँ पर लगाया है नाइट्रोजन, ठीक है, इस नाइट्रोजन पे है प्लस चार्ज और Cl पे है माइनस चार्ज, बाकी तो ये बेंजीन रिंग है ही। ये है आपका डायजोनियम साल्ट बेटा। अब इस पे करा क्या रहे हैं आप, तो आप देखें, आप कॉपर के साथ कुछ भी लें, Cl, Br, Cn, कुछ भी लें, कॉपर पर एक प्लस चार्ज है। चलो मैं मान लो जानबूझ के ब्रोमीन ले रहा हूँ, ठीक है, CuBr ले रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर आप जानते हैं कि कॉपर का कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है बेटा +1 +1 हुआ तो 3d10,
और अगर बेटा +2 हुआ तो 3D नहीं। यानी कॉपर के पास एबिलिटी है 2-2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की। कॉपर ने अभी कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं? 1। तो क्या कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन और रिलीज करने की ताकत रखता है? तो कहते हैं हाँ रखता है। यानी कॉपर के पास हम दिखला रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन और है। यहां के हिसाब से कॉपर स्टेबल होता है। एक्चुअली हाइड्रेटेड केस में अगर आप डी ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ें तो वहाँ पढ़ाया गया था कॉपर +2 स्टेट में एक्वस मीडियम में स्टेबल होता है। वैसे आप हाफ फील्ड फुल फील्ड के कॉन्सेप्ट देखेंगे तो अक्सर लड़के कॉपर का +1 बोलते हैं, बट कॉपर +1 बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से क्यूप्रिक ज़्यादा स्टेबल होते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर भी ये क्यूप्रिक में जाना चाहता है और हमने लिया क्या था? क्यूपरस लिया था। तो ये क्यूप्रिक में जाना चाहेगा, यानी अपना 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। अब सवाल ये उठा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा किसको? यही प्रपोज किया गया है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि क्लोरीन यहाँ प्लस चार्ज की वजह से आता था, उसके बाद यहाँ से नाइट्रोजन गैस जाता था। लेकिन बाद में बताया गया नहीं भाई, यहाँ क्लोरीन क्यों आएगा? ये प्लस तो इस माइनस के साथ ऑलरेडी न्यूट्रल है, ये वाला प्लस इसके साथ न्यूट्रल है। प्लस दिखलाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने बताया है कि इस स्ट्रक्चर में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। थोड़ी इसका प्लस इसको खींच रहा है, नहीं खींच रहा है, बल्कि यहाँ पर जो एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, जो कॉपर की टेंडेंसी है लूज करने की, कॉपर देना चाहता है। अब सवाल है कॉपर किसको देगा? इस n को देगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है। मगर यहाँ पर n का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ये फ्री रेडिकल होता है। यानी पहले स्टेप पर ये जो डाइजोनियम साल्ट है, क्यूपरस की मदद से, चूंकि इससे इलेक्ट्रॉन इसको लेना है, इसीलिए ये है कहानी। और इस पर भी आ गया ऑर्डर। यानी पहले ऑक्टेट डिस्टर्ब होगा सबसे पहले स्टेप पर, सबसे पहले स्टेप पर ये ऑक्टेट डिस्टर्ब हो जाएगा। अब देखो, जो रियल कॉन्सेप्ट है मैं उस पर आता हूँ, ये तो सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया, वरना होता नहीं है। ये एक स्टेबल कंपाउंड है, इसका भी ऑक्टेट, इसका भी ऑक्टेट, सबके ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा। तो ऐसा नहीं है कि ये होमोलिटी मॉर्फिज्म करेगा, इसको कोई मतलब नहीं है, इसको पता भी नहीं है कि आगे क्या है। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है जिसको मैं यहाँ दिखला रहा हूँ कि सबसे पहले कॉपर अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसको। यानी यहीं पे दिखला सकता था मैं, कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन देता है इसको। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, इसीलिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको और वापस ऑक्टेट पूरा कर लिया। लेकिन हुआ क्या? पहले ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो ऑक्टेट के लिए थे वो शेयर्ड थे। जैसे ही ये कॉपर से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और इस नाइट्रोजन को इसका अपना दे देगा, तो यहाँ पे एक लोन पेयर जनरेट हो जाएगा बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएंगे। तो यही होता है। इसी को प्रपोज किया गया 2014 के बाद कि देखो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर जनरेट हो जाता है और एक के पास ऑड, क्लोरीन निगेटिव। नाइट्रोजन को चूंकि इलेक्ट्रॉन कॉपर दे रहा है, तो अब नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज नहीं आएगा, प्लस चार्ज खत्म हो गया। समझाने के लिए मैंने यहाँ दिया है, लेकिन रियलिटी क्या है सुनो। रियलिटी ये है कि कॉपर तुरंत ये इलेक्ट्रॉन देता है इसको। यानी कॉपर ने इलेक्ट्रॉन दिया, इसके ऑक्टेट में आने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो यहाँ पे आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस चार्ज खत्म हुआ। प्लस चार्ज जैसे ही खत्म हुआ, क्लोरीन यहाँ से निकला और इसके देने की वजह से यहाँ प्लस चार्ज आ गया। तो समझाने के लिए ऐसे बताया है। अब सही कर देते हैं, जो सही मैकेनिज्म है अब उस पर आ जाओ। सही क्या है? सही ये है कि सबसे पहले कॉपर के पास जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन 1 दिया गया इसको। इसने क्या किया? उसी वक्त अपना, अब ये ऑक्टेट एक्सीड तो कर नहीं सकता, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा इसको और ये देकर खुद को बना लेगा पॉजिटिव। इसके पास आ गए, इसके पास आ गए, ये क्लोरीन हो गया निगेटिव।
और ये क्या पॉजिटिव हो गया था, तो मैं यहां पर लिख देता हूं Cu प्लस हो गया है Br। ध्यान से देखो, ऐसा ही हुआ है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को न्यूट्रल बना लेगा बेटा, और चूंकि होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हुआ है तो होमोलिटिक न्यूट्रल होता है। ये ना समझना कि एक इलेक्ट्रॉन दे भी दिया नहीं है, ये नाइट्रोजन का ही इलेक्ट्रॉन था, इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को मिल गए, इसीलिए तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया और ऑक्टेट भी पूरा हो गया इस नाइट्रोजन का। गौर से देखो, इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, ये और बात है, इसी की वजह से ये अनस्टेबल होगा, इनमें बॉन्ड बनेगा। तो इसीलिए बीच में मैंने बताया था कॉपर +2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ कॉपर +2 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। इसको बनाने के तरीके बहुत सारे हैं आपके पास, इधर लगाइए ब्रोमीन, कॉपर, क्लोरीन, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 यहाँ शो हो रहा है। तो सबसे पहले तो कॉपर +2 ही करता है, +1 था, तुरंत इलेक्ट्रॉन देकर +2 करेगा सबसे पहले स्टेप पर, और +2 करने के बाद आपको क्लोरीन यहाँ से निकलवा देगा। जो मैंने कहा था क्लोरीन सबसे पहले निकलेगा। अब आ जाओ, क्लोरीन जब निकल गया और ये नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया, अब क्या होगा, अब ध्यान से देखना, इसके पास चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास लोन पेयर है बेटा, वो दिखलाने के लिए लोन पेयर बताया था, लेकिन लोन पेयर एक्चुअली होता नहीं है। वो जैसे मैंने आपको सिखाया था इससे पहले भी क्लास में कि फास्फोरस के पास 2 अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी नाइट्रोजन के 2 अलग अलग ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ही ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको लोन पेयर कहते हैं। यहाँ मान लीजिए दोनों के दोनों क्लॉकवाइज हैं, तो होता क्या है, ये वाला इसको, ये वाला इसको देता है, यानी अब चूंकि ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन देकर अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं, और यहाँ पर n अब अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि n के पास 4 बॉन्ड बन गए। 4 बॉन्ड जैसे ही बने हैं n पे आ गया है प्लस चार्ज, क्योंकि n ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लगभग दिया। अब क्या होगा, इसी को यहीं पर समझने के लिए ये होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हो जाता है, ये बॉन्ड टूट जाता है बेटा। अगर हम यहाँ प्लस चार्ज ना भी दिखलाएं तो आपको बता रहे हैं ये बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। अब बोलो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्चुअली शुरू से है, अगर आप मैकेनिज्म देखें तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन शुरू से, इसने एक इलेक्ट्रॉन लेकर इसके पास भी लोन पेयर, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन गैस, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन गैस। और ये हमारा बन गया है फिनाइल फ्री रेडिकल। तो यही RDS है, क्योंकि डबल बॉन्डेड पे प्लस चार्ज या ऑड इलेक्ट्रॉन आना थोड़ा मुश्किल होता है, तो दिस स्टेप इज कॉल्ड RDS, जहां पर बेंजीन वाला फ्री रेडिकल करेगा। लेकिन ये इसलिए करेगा क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, N2 इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो जितना ज़्यादा ये स्टेबल होंगे बेटा उतना अच्छा है, जितने ज़्यादा ये स्टेबल हो जाए, ये फिनाइल रिंग जितना ज़्यादा स्टेबल हो जाए उतने आराम से ये रिएक्शन हो जाएगा। तो सैंड मेयर रिएक्शन का जो रेट है ना, वो डिपेंड किस पे करता है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल फ्री रेडिकल, फिनाइल फ्री रेडिकल। खैर यहाँ तक तो हो गया। अब ध्यान से देखेंगे होगा क्या। मैंने बताया था कि इस रिएक्शन के ठीक बीचों बीच में आपने ऐसा पढ़ा है कि क्यूपरस पहले क्यूपरिक में कन्वर्ट होगा, यहाँ दिख भी रहा है, उसके बाद वापस क्यूपरस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो कैसे होगा, तो वो तीसरा स्टेप है कि तीसरे स्टेप पर ये जो आपने फिनाइल फ्री रेडिकल बनाया है, कॉपर था, इधर ब्रोमीन था, इसको मैं इधर बना देता हूँ, और ये जो आया है क्लोरीन वो इधर है, यहाँ बनाया भी है।
तो याद रखो जो बॉन्ड बना है वो ब्रेक नहीं करेगा, फिर फायदा क्या है, फिर तो कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं यहां पे बता रहा हूं क्लोरीन आके बॉन्ड बना लेगा, ये ब्रेक नहीं होगा, ये ब्रेक होगा। अब ये जैसे ही ब्रेक हुआ ये बन गया है ब्रोमीन फ्री रेडिकल, कॉपर पे वापस Cl, यानी ये वापस क्यूप्रस स्टेट में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके फ्री हो गए और यही ब्रोमीन आकर यहाँ जुड़ जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट इज ब्रोमो बेंजीन। तो ये मैकेनिज्म है बेटा। तो मैकेनिज्म समझ में आया? मैकेनिज्म काफ़ी आसान है, मैकेनिज्म काफ़ी आसान है। आप इसको उतार लीजिए, यहाँ पहले समझ लीजिए कॉपर आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद क्लोरीन निकल जाएगा, क्लोरीन निकल कर लास्ट में फिर क्लोरीन जाएगा बेटा। तो इसको आप उतार लीजिए जल्दी से, फिर मैं इस पर एक सवाल देता हूँ आपको वो सवाल बनाने हैं। तो एक सवाल ये है, बल्कि ये सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन में मान लेता हूँ। बेंजोइक एसिड है हमारे पास, सबसे पहले नाइट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड, इसको नंबर 1 मान लो। नंबर 2 पर टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, जो प्रोडक्ट बना उसका नाम A है बेटा। अब इस पर रिएक्शन कराना है ब्रोमीन इन डाइल्यूट HCl, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम B रखना है बेटा। इसको NaNO2 HCl सबसे पहले, उसके बाद Cu Cl से रिएक्शन कराना। मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ ऑप्शन, CuCl से कराया तो C, ये चलो इतना ही रहने देते हैं। तुमको बताना है C फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ C? तो ज़रा देखो, ये कंडीशन पहले समझो। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 और H2SO4, ये दोनों क्या नाइट्रेशन रिएक्शन कराएंगे? और नाइट्रेशन में क्या होता है, बेंजीन रिंग पर आकर नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है, क्योंकि ये दोनों मिलाकर एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं जिसका नाम है नाइट्रोनियम आयन, NO2 पॉजिटिव। ये आके जुड़ेगा। अब सवाल ये है कि अगर खाली बेंजीन होता तो नाइट्रो ग्रुप कहीं भी लग जाता। अगर बेंजीन ग्रुप से जुड़ा हुआ होता प्लस M ग्रुप, यानी वैसा ग्रुप जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो देकर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगा देता। लेकिन अगर ग्रुप -M वाले जुड़े हुए हैं, यानी रिंग को डीएक्टिवेट करने वाले या मेटा डायरेक्टिव ग्रुप, तो सिर्फ मेटा पोजीशन पे लगेगा। तो यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ दिखलाया गया है, और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है बेटा, -M ग्रुप। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे है प्लस चार्ज। ये सब बात जीओसी में हो चुकी है। कार्बन पे डेल्टा प्लस चार्ज है, पाई बॉन्डेड स्पेसिस है, बेंजीन से खींच रहा है, खींचेगा तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पॉजिटिव बन जाएंगे। उस पॉजिटिव पर ये पॉजिटिव आकर अटैक नहीं करेगा। कहाँ अटैक करेगा? निगेटिव पर। निगेटिव कौन है? मेसोमेरिक इफेक्ट के हिसाब से आप जानते हैं मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन। तो -M होने की वजह से यहाँ मेटा डायरेक्टिव ग्रुप, चूँकि बेंजीन में सारे कार्बन ऑलमोस्ट निगेटिव होते हैं, तो आपको मेटा पोजीशन पे जोड़ देना है बेटा। तो आप ये बात जानते हैं पहले स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप में अगर आप बात करें तो यही बना। अब
सवाल ये है कि मेटा पोजीशन तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में ये भी है और इस कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में ये भी है, दोबारा क्यों नहीं हुआ? तो मैं बता दूं इसलिए नहीं हुआ बेटा क्योंकि ये भी -m है, दोनों के दोनों रिंग की एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहे हैं। यानी अब बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने लायक नहीं रहा क्योंकि आपने ज़रूरत से ज़्यादा रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया। बार बार आप रिंग डीएक्टिवेटर ग्रुप लगा रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड पहले से रिंग डीएक्टिवेटर था, आपने जो ग्रुप लगाया है नाइट्रेशन रिएक्शन में वो नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप में भी N पे होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी बेंजीन से खींचेगा, ये भी बेंजीन से खींचेगा, तो बेंजीन के पास अब इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं है जो वो नाइट्रो ग्रुप को फिर से फर्दर सब्स्टिट्यूट कर सके। तो याद रखिएगा दोनों मेटा पर नहीं आता, सिर्फ एक मेटा पे आके रुक जाता है रिएक्शन। ये तो हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप रिएक्शन जो है वो टिन HCl, आपने पढ़ा है स्टेफन रिडक्शन। ये क्या करेगा, यहाँ पे 6 मोल चाहिए HCl के। वो क्यों? क्योंकि 2 मोल H का ये तो SC मतलब SnCl2 बन जाएगा या फिर वो फर्दर तो 2H मिलकर एक ऑक्सीजन को निकालेंगे, फिर 2H मिलकर दूसरे वाले ऑक्सीजन को निकालेंगे, फिर जो लास्ट का 2H होगा वो आकर इसको एनिलीन में कन्वर्ट कर देगा बेटा, एनिलीन में। यानी नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करवाना हो तो हम लोग टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl लेते हैं, तो ये एनिलीन में कन्वर्ट हो गया। हाँ, ये थोड़ा बेहतर है, इससे थोड़ा बेहतर मुझे ये लगा क्योंकि बेंजीन की एक्टिविटी कुछ वापस आई क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से ये +m है, देकर ऑर्थो और पैरा पोजीशन को निगेटिव बना रहा। दिस इज ऑर्थो, दिस इज पैरा, दिस इज ऑर्थो, और ये तो रिंग डीएक्टिवेटर है ही। तो आप देखें पहले में जो प्रोडक्ट बनाना था फर्स्ट और सेकंड के बाद, दिस इज कॉल्ड A, इसको मैं A कहूँगा। तो A तो हमें पता चल गया। अब B क्या कह रहा है भाई, ब्रोमीन का इस्तेमाल करना है डाइल्यूट HCl में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था ब्रोमीन बोराडीन हुन्सडीकर रिएक्शन, तो उसमें जिक्र किया था रिफ्लेक्स यानी CCl4 के प्रेजेंस में ब्रोमीन की एक्टिविटी कम होती है, लेकिन एसिड के फॉर्म में जहां पोलर कंपाउंड हो जाए, दिस इज पोलर मॉलिक्यूल जैसे वाटर हो जाए या HCl हो जाए। तो देखो ब्रोमीन का 2 काम है बेटा। ब्रोमीन, ये याद रखना, ब्रोमीन की जो एक्टिविटी है वो 2 जगह अलग अलग है। अगर CH2 हो जाए कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 हो जाए तो इसकी एक्टिविटी कम होती है, या तो ये ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा। लेकिन अगर यही पोलर मॉलिक्यूल हो जाए लाइक वाटर, लाइक HCl, तो बेटा ये कहाँ लगेगा, ऑर्थो एंड पैरा दोनों पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है। फिनॉल के अंदर आपने ऐसा रिएक्शन देखा है। तो मैं जनरली आपको यहाँ बता देता हूँ। अगला जो हमारा A के बाद है, दिस इज़ A, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ है अमीन ग्रुप। इस पे क्या करना है, ब्रोमीन को लगाना है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl की वजह से ब्रोमीन ज़्यादा एक्टिवेट हो गया, ज़्यादा एक्टिवेट हो गया तो ब्रोमीन आकर कहाँ जुड़ेगा, तो ब्रोमीन आकर जुड़ेगा बेटा इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे। मैं इसकी बात करूँगा, ये मेटा डायरेक्टिव है, लेकिन पहले इसके रिस्पेक्ट में मैं देख रहा हूँ। तो NH2 ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन को जोड़ देगा, ये NH2 के रेस्पेक्ट में ऑर्थो है और NH2 के रेस्पेक्ट में पैरा है। बाकी जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड था वहीं रहने दो। इसके रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे जुड़ना चाहिए ब्रोमीन को, क्योंकि ये -m है बेटा, +m ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है और ब्रोमीन पोलर में है तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो ऑर्थो पैरा सब पे लग गया। इसके रेस्पेक्ट में मेटा, इसके रेस्पेक्ट में मेटा कौन है भाई, तो एक मेटा तो ये ब्लॉक है, एक मेटा ये है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि जब कभी भी -m +m दोनों रहे तो आप रिएक्शन कराया करें +m से। क्यों कराया +m से, क्योंकि बेटा यही रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, ये तो डीएक्टिवेट कर रहा है। तो अगर बेंजीन पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, एक एक्टिवेटर दूसरा डीएक्टिवेटर, यानी एक प्लस एक माइनस, आप हमेशा बेंजीन का रिएक्शन करवाइए प्लस से, क्योंकि ये लोन पेयर देकर ऑर्थो पैरा को निगेटिव बना देगा।
ये मेटा पे तो रेजोनेंस को काम ही नहीं करता है, इसीलिए -m मेटा पोजीशन पे कोई फर्क नहीं डालता। वो तो हम लोग बेंजीन के कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि सारे पोजीशन आइडेंटिकल थे और सब के सब निगेटिव थे, इसीलिए मेटा पोजीशन जितना निगेटिव था उतना ही रहा -m में भी। तो आप यूँ समझिए कि +m -m रहा करे तो -m को ध्यान नहीं देंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया बेटा B, दिस इज B। अब C के लिए क्या कर रहा है भाई, तो NaNO2, यहाँ पर फिर से इंपॉर्टेंट बात, पहला याद रखो, सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम लाइक HCl, क्या होता है बताओ, NaCl बन जाता है, ये दोनों मिलकर नाइट्रस एसिड बनता है HNO2 नाइट्रस एसिड। वो नाइट्रस एसिड क्या करेगा भाई, तो इस अमीन ग्रुप को डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट कर देगा एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डाइएजोटिएशन। नाउ दिस इज द डाइजोनियम साल्ट। तो हमारा ये बन गया, इसीलिए बोलता हूं मैं मैकेनिज्म जाना करो स्टेप बाय स्टेप, सारे रिएजेंट के फंक्शंस। ये नाइट्रेशन है, -m था, मेटा पे लगा, उसके बाद रिडक्शन करवाया, नाइट्रो ग्रुप बन गया अमीन में, ये +m है, ये -m है, +m एक्टिवेट कर रहा है ब्रोमीन HCl के प्रेजेंस में, ऑर्थो पैरा सब पे लग जाएगा। उसके बाद आप लेकर आए हैं NaNO2HCl यानी डाइएजोटिएशन प्रोसेस, एनिलीन ग्रुप को तुरंत कन्वर्ट कर देगा डाइजोनियम साल्ट में। लास्ट बात है कॉपर क्लोराइड, याद कीजिए अभी अभी बात हुई थी सैंड मेयर रिएक्शन, क्योंकि क्यूपरस है, ये क्या काम करेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कराएगा, क्लोरीन को निकाल कर वापस UCl बन जाएगा और ये क्लोरीन लाकर जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएंगे। मुझे इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, वरना दो साइड प्रोडक्ट बने, एक क्यूपरस क्लोराइड, दूसरा नाइट्रोजन गैस, लेकिन मुझे सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए बेटा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो आपका बना वो ये बना, जिसको हम लोग C कह रहे हैं, दिस इज C। तो आज हम लोगों ने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के नाम पर पढ़ा है दो रिएक्शन, एक का नाम था बोराडीन हुन्स-डीकर रिएक्शन और दूसरा नेमिंग रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा सैंड मेयर रिएक्शन। दोनों रिएक्शन में अगर आप देखें कायदे से तो कुछ सिमिलरिटी है बेटा। सिमिलरिटी ये है कि वहाँ हुन्स-डीकर में सिल्वर के साल्ट लेने हैं, तो वहाँ क्या होता है, सिल्वर तो अलग होता ही होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और ब्रोमीन को लाकर अल्फ़ा वाले कार्बन से जोड़ देना है। बस ख्याल ये रखना है जोड़ते वक्त, क्योंकि ब्रोमीन एक बल्की ग्रुप है, तो R जो आपका होगा वो लेस बल्की ग्रुप होना चाहिए ताकि इंट्रैक्शन अच्छे से हो। अगर वो बहुत ज़्यादा बल्की ग्रुप होगा तो वहाँ पे चांसेस अल्कीन बनने के भी हैं, यानी नेक्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाए, कार्बन पे फ्री रेडिकल जनरेट हो जाए, वो वापस बॉन्ड बना ले। तो ये पूरा मैकेनिज्म के साथ हम लोगों ने एक्सप्लेन कर रखा है हुन्स-डीकर रिएक्शन को। वापस आइए सैंड मेयर रिएक्शन। मैंने कहा 2014 से पहले तक कॉन्सेप्ट कुछ और था, 2014 के बाद जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। यानी कॉपर क्या करता है, पहले अपना +1 से +2 में जाता है और रिएक्शन वहीं से शुरुआत होती है, इसीलिए इसको कहते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और यहाँ कॉपर जो होगा वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करता रहेगा, क्यूपरस से क्यूप्रिक, क्यूप्रिक से वापस एट द एंड ऑफ रिएक्शन क्यूपरस बन जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस नाइट्रोजन को जिसके ऊपर प्लस चार्ज आया है या जो बेंजीन से लगा हुआ है, वो लेता है और लेकर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करता है, क्लोरीन वहाँ से निकलता है, बीच में इंटरमीडिएट बनता है क्यूप्रिक वाला हेलाइड्स। उसके बाद क्या होता है, नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, फेनाइल फ्री रेडिकल बनता है बेटा। फेनाइल जितना स्टेबल होगा उतने आराम से नाइट्रोजन गैस निकलेगी और उतना फास्ट रिएक्शन होगा। तो वहाँ पर आपको बताना ये है कि हेलोजन पहले निकाला गया है, वहाँ सिल्वर निकाला था, यहाँ हेलोजन निकाला है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती थी, यहाँ नाइट्रोजन गैस निकलता है, वहाँ पर भी R पे डॉट बनता था, यहाँ पर भी फेनाइल पर डॉट बनेगा और वहाँ पर भी ब्रोमीन को लाकर जोड़ते थे। यहाँ पर कोई भी फ्री रेडिकल आप जोड़ सकते हैं, चाहे वो साइनाइड हो, चाहे वो ब्रोमीन हो, चाहे वो क्लोरीन हो। हालांकि अगर मैं यहाँ पे साइनाइड लेता तो ये साइनाइड आता, उसके बाद अगर मैं ऑक्सीडेशन करता बेटा तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता, क्योंकि साइनाइड ऑक्सीडाइज होकर या कंप्लीट ऑक्सीडाइज होकर या हाइड्रोलाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बहरहाल इतना ही आपको जानना था। तो ये सारे रिएक्शंस जो हम लोग नेमिंग रिएक्शन के नाम पे पढ़ रहे हैं उसको आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कोई नए नेमिंग रिएक्शन के साथ। थैंक यू वेरी मच।